हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं जो सीटेट एग्ज़ाम आया था उसका सीडीपी पोर्शन। और अगर आपको और भी पोर्शन देखने हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो सेशन भी आप लोगों को करा दूंगी कि हिंदी और इंग्लिश में भी कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन की कि कैसे सीटेट में सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक सेट है, जनवरी में पेपर हुआ था, ये 2021 जनवरी का पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं की चुनौती को दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले आप यही देखिए कि कौन से आपको बिल्कुल गलत लग रहे हैं और जो आपको हटाना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तो ये कोई लैंगिक समानता को तो बढ़ावा दे नहीं रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, यहाँ भेदभाव तो हो ही रहा है तो कम कहाँ कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो पिता कह रहा है लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, मतलब यहाँ लड़का लड़की दिखा रहा है वो, तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। मतलब लड़के ये नहीं कर सकते, ये लड़कियां ही करती हैं, या लड़की ये नहीं कर सकती, ये लड़के ही करते हैं। इस तरह का जो कथन होता है वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को ही दर्शाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में? पहली बात तो ये निगेटिव पॉइंट है कि अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित हम नहीं कर सकते। ठीक है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, हम प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते, प्रतिस्पर्धा वर्ड निगेटिव वर्ड होता है। अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये कोई सही पॉइंट नहीं है। सही पॉइंट क्या है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये तो सही लग रहा है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, ये भी गलत क्योंकि परिवार होता है प्राथमिक। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, ये भी गलत हो जाएगा। परिवार प्राथमिक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार क्या है? समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण दिए हैं, उसकी भी वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी जस्ट इस वीडियो के बाद, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है।
सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों। जहां पर भी सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण ये सब वर्ड आए ना, तो लेव वायगॉट्स्की सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में? स्कीमा के रूप में जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक है, है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, या विकास के बहुआयामी होता है? तो सबसे पहले तो हम गलत को छाटेंगे। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऐसा नहीं है। विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, विद्यालय में केवल विद्यालय से ही सीमित नहीं होता है विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ऐसा नहीं है। विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होता है, ये वाला आंसर हमारा राइट है। 11th क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या अमूर्त मूर्त सांवेदिक? तो शैशवावस्था को संवेदिक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा? पहला जो है सांवेदिक, वो शैशवावस्था में होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक विकास किसमें होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। संवेदिक मतलब क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो ये 0 से 2 वर्ष तक होती है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, और जो मूर्त है, मूर्त की आयु क्या बताई है जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, उसमें उन्होंने संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? बाल्यावस्था का टाइम होता है। ठीक है, और जो अमूर्त होता है वो किसका टाइम होता है? वो होता है किशोरावस्था का टाइम। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो अगर एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो ये एक तरह से पता है पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उससे क्या है, बच्चे हर चीज़ सीख सकते हैं। व्यक्तियों में विभिन्नताएं हैं तो वो उनकी भी क्वालिटीज़ देख सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं, या उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो वो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बाधा तो होगी नहीं और असफलता भी नहीं होगी। समूह बनाने का मापदंड तो कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता। मापदंड जैसे वर्ड क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? 4th, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है ये। 13th क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए एक समावेशी कक्षा में? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो सबसे अच्छा पॉइंट आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th। 14th क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका आशक्त शरीर है। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा।
15th क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो अधिगम, अगर कोई छात्र अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे सरल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से अधिगम को सीख सकें। क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण कौन सा है? क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। और अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन वो होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इसको, कि बहुत तरीके से इंसान सोच सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम आ गई उसके सामने तो वो उसका कई सॉल्यूशन निकाल सकता है, एक ही सॉल्यूशन नहीं, कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकता है, कई सारी चीजें सोच सकता है। तो ये क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा, और यही एग्जाम्पल होगा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का। ठीक है, 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो सबसे पहले, क्या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? जी नहीं, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, तभी तो विविध पृष्ठभूमियों से बच्चा सीखेगा, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम फिर भी तीसरा और चौथा देख लेते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलन। मानकीकृत आकलन मतलब हम कभी भी एक आकलन सेट नहीं कर सकते बच्चे के लिए, ठीक है, कि बच्चा इतना ही सीखेगा, हम ये चीज़ नहीं सेट कर सकते। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। किस प्रकार कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। ठीक है, 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो बच्चे को दंड देना ये हम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप, ये भी नहीं है कि बहुत आसान सिखाते रहे और वो आगे के लिए तैयारी ना हो पाए। याद करने पर जोर देकर भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? दूसरा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी से क्या तात्पर्य है समझ लीजिए, ठीक है। शर्मिंदगी से क्या तात्पर्य है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। ये गलत है। सबसे पहले शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी एक निगेटिव पॉइंट है, तो बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के बहुत प्रभावशाली है, ये तो है नहीं। अगर बच्चा शर्मिंदा हो रहा है तो क्या वो अच्छे से प्रभावशाली तरीके से सीख सकता है? ऐसा तो है नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। जी नहीं, ये भी नहीं है। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, संज्ञान से संबंध है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन निकालना, अनुकरण, नकल और दोहराना। विषय वस्तु को याद करना ही प्रभावशाली माध्यम है नहीं। क्या तुम पढ़ाना चाहते हो, क्या तुम बुक याद करवा दो पूरी तो बच्चे को क्या अच्छा अधिगम, प्रभावशाली अधिगम आ जाएगा उसको? ऐसा नहीं है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी नहीं है। अनुकरण, नकल करना, ये इससे क्या बच्चे को अधिगम प्रभावशाली होगा? जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 20 है।
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड जैसे शब्द निगेटिव है तो ये क्रॉस कर दो, ठीक है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ठीक है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। कभी भी हमें छात्रों को अलग नहीं करना है, ठीक है। चाहे छात्र कैसा भी हो, उसे कभी भी हम अलग नहीं करेंगे छात्रों से। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है ना। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो उच्च उत्तेजना उच्च भय गलत है। भय क्यों होगा भाई? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था भय होना है। अगर हमको सीखना चाहते हैं और हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो क्या वो सर्वोत्तम अवस्था हो जाएगी? गलत बात है। तो उच्च भय तो हटा दो बिल्कुल। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। जब तक उत्तेजना नहीं होगी तब तक कैसे आप सीख सकते हो? तो फोर्थ नंबर भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो अधिगम की संरचना विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान सीखने में बच्चा क्या है? सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होगी? बताइए आप लोग। अधिगम के लिए योग्यता सुधार्य धारणा उपयुक्त है, ठीक है। 26 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण और संवाद। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? इस तरह का व्यक्तिगत वाक कहलाता है स्वनियमन। क्या कहलाता है? स्वनियमन। कल भी वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आया था जो सेट था उसमें, और आज भी जो सीटेट का सेट है इसमें भी लेव वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आया है। तो लेव वाइगोत्स्की आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना। विद्यार्थियों को नामांकित करना, कभी ये नामांकित जैसे शब्द निगेटिव होते हैं तो देखते ही आप काट दो तो ज़्यादा अच्छा है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, मैंने बोला पहले भी कि कभी भी हम बच्चों को समूह में विभाजित नहीं करेंगे कि आप अलग समूह में रहोगे, आप अलग समूह में रहो, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, मतलब उच्च अंक प्राप्त करने विद्यार्थी की पहचान कर रहे हैं तो निम्न अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनको हम अलग कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से क्या है? निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना।
लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। देख लिया आप लोगों ने कि जनवरी 2021 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीपी के। आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं सीटेट की, सीडीपी की भी और हिंदी की भी, आप जाके देख सकते हैं उसको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।